नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। आप सभी मित्रों का स्वागत है राजस्थान करंट अफेयर्स की इस क्लास में। आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, नमस्कार, जय सिया राम, गुड मॉर्निंग। आ जाइए फटाफट। सभी मित्रों का स्वागत है, आप सभी का स्वागत है। एक दिन एक फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो, मैं नहीं कहता किताबों में लिखा है। आप सभी मित्रों को नमस्कार, जय सिया राम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है और ये अक्सर आपने सुना होगा। चलिए, बहादुर सिंह जी यादव, मीना सैनी, सुनीता यादव, मुकेश कुमार, आप सभी मित्रों का स्वागत है। पूजा, बीके राजा, प्रवीण, गुरु नौहर, सुनीता कुमारी, बीके राजा, बसंती छिपा, सभी मित्रों को नमस्कार, बिग बॉस। और आप सभी का स्वागत मैं कर रहा हूं राजस्थान करंट अफेयर्स के आज की इस क्लास में। 21 नवंबर 2022 के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे आप सभी से। हाँ जी, मनीषा बिश्नोई जी लेकर आएंगे मैराथन क्लास और वो जल्द आप लोगों के सामने आएगी। उसके लिए धैर्य करिए, इंतजार करिए, आप सभी के सामने वो क्लास प्रस्तुत की जाएगी। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास की आरंभ करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है कि हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो कदम से कदम, कोई बड़ा कोई छोटी बात नहीं होती है। हर छोटी छोटी चीज से ही क्या होता है मेरे दोस्तों, आपके जीवन का जो ध्येय है वो पूरा होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि उद्यमे निषिध्यन्ति कार्याणि न मनोर्थे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। क्योंकि उद्यम करने से ही, मेहनत करने से ही आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि सोए हुए शेर के मुंह में हिरण कभी प्रवेश नहीं करता है। शेर अगर दौड़ता है सुबह उठकर जंगल में तो वो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को और आगे जीने के लिए बढ़ाता है। और हिरण अगर उसके आगे दौड़ता है तो वो अपने जीवन, अपने प्राण को बचाने के लिए दौड़ता है। तो जिंदगी में दौड़ भाग लगी रहती है, लेकिन सफल और असफल होना उद्यम पर ही डिपेंड करता है कि आप उद्यम करते हैं या नहीं करते हैं। हाँ जी, तो चलिए मित्रों आरंभ करते हैं। और अगर किसी धोखे और अन्य कारण से आप लोग जो है वो सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको मालूम होगा काके कृष्ण पिके कृष्ण को भेदे पी काके, वसंत समय आपनोति काके काके पिके पिके। आपको पता है कि कौवा जो है वो भी काला होता है और कोयल जो होती है वो भी काली होती है। लेकिन जब वसंत का समय आता है, बसंत ऋतु जब आरंभ होती है तो उसकी आवाज से लोग पहचान लेते हैं कि ये कौवा है और ये कोयल है। इसका मतलब रियल गुण, वास्तविक गुणों में अंतर हमेशा बना रहेगा। तो आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करने के बाद आज का पहला सवाल मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। जरा देखिएगा क्या है पहला सवाल। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के अवसर पर डिजिटल बाल मेला तथा यूनिसेफ के सहयोग से विशेष बाल पंचायत का आयोजन राजस्थान में कहां किया गया, ये जरा बताइए। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के अवसर पर डिजिटल बाल मेला तथा यूनिसेफ के सहयोग से विशेष बाल पंचायत का आयोजन राजस्थान में कहां पर किया गया, ये जरा पहचानिए आप लोग और जवाब दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस जो है वो अभी कब मनाया गया, पहली बात तो आपको ये मालूम होनी चाहिए। ठीक बात है सर, ये तो हमको पता चल जाएगा। के अवसर पर डिजिटल बाल मेला है और यूनिसेफ के सहयोग से, यानी बालकों के विकास से संदर्भित जो है यूनिसेफ राजस्थान का सबसे बड़ा सहयोग करता है। और पर्यटन के क्षेत्र में अगर आती है बात तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा कि राजस्थान में यूनेस्को जो है वो राजस्थान की सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और धरोहर जो है, इस प्रकार के कोई भी काम होंगे उनमें राजस्थान का हेल्प करने वाली वो संस्था है। तो यहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के अवसर पर डिजिटल बाल मेला और यूनिसेफ के सहयोग से बाल पंचायत जो है इसका आयोजन अभी हाल ही में कहां पर किया गया है। और ये पंचायती राज जो विभाग है राजस्थान का, कौन सा विभाग है? पंचायती राज, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग। पंचायती राज एवं क्या है? ग्रामीण विकास विभाग जो है, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, उस विभाग के द्वारा राजस्थान में क्या किया जा रहा है मित्रों, ये जो है वो आरंभ हो रहा है। और इस विभाग के राजस्थान में मंत्री श्रीमान रमेश मीणा जी हैं। कौन है? श्रीमान रमेश मीणा जो हैं, रमेश मीणा, इनके नेतृत्व में ऐसा जो है वो आयोजन यहां पर किया गया, यानी इन्होंने इस कार्यक्रम में जो है वो हिस्सा लिया। और यह कार्यक्रम जो है वो मेरे दोस्तों जयपुर में क्या किया गया है? आरंभ किया गया है। जयपुर में क्या किया गया? इसको आरंभ किया गया। ये जानकारी आपके सामने आ रही होगी कि जयपुर क्षेत्र में ये किया गया। जयपुर में अभी आपको पता होगा बस्सी जो है, यहां पर बस्सी का दहली कला गांव जो है, क्या है? दहली कला गांव, दहली कला गांव, यहां पर क्या किया गया था?
अभी राजस्थान में राजस्थान विधि विश्वविद्यालय जो है, विधि विश्वविद्यालय, इसकी आधारशिला रखी गई किसके द्वारा? हमारे सीएम साहब के द्वारा आधारशिला यहां रखी गई। और सीएम साहब कौन है? अशोक गहलोत जी। दहमी कला गांव में राजस्थान विधि विश्वविद्यालय जो है, इसकी आधारशिला अभी हाल ही में जयपुर में रखी। इसके अलावा मेरे दोस्तों यहां पर राजस्थान विश्वविद्यालय में क्या किया गया? राजस्थान विश्वविद्यालय जो है, राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर जो है इन्होंने ई डिजिटल लाइब्रेरी जो है, ई डिजिटल लाइब्रेरी जो है, इसका क्या किया? उद्घाटन किया, जो कि बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर है। इसके अलावा भीमराव अंबेडकर जो है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनकी प्रतिमा जो है, इनका भी इन्होंने यहां पर क्या किया? अनावरण किया। इसके अलावा इन्होंने तीरंदाजी जो है, तीरंदाजी जो है, इस तीरंदाजी ग्राउंड जो है, इसका भी क्या किया? उद्घाटन। तीरंदाजी ग्राउंड का भी इन्होंने यहां पर क्या किया? उद्घाटन किया। तो ये 3-4 बातें इनके संदर्भ में जरूर ध्यान रखिएगा। अलवर जिले की अगर बातचीत की जाए तो डॉक्टर यहां से सरोज मीणा का नाम याद रखिएगा। डॉक्टर सरोज मीणा जो है, इनके संदर्भ में जरूर याद रखना है मेरे दोस्तों। इसके अलावा सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री टीकू राम जूली जो है, वो यहां अलवर क्षेत्र से आते हैं। इसके अलावा उद्योग विभाग की मंत्री शकुंतला रावत, कौन है? शकुंतला रावत, ये भी कहां से आती है? अलवर क्षेत्र से आती है। लेकिन अलवर में इनका विधानसभा क्षेत्र जो है वो बानसूर विधानसभा क्षेत्र है, बानसूर विधानसभा क्षेत्र है। और ये बानसूर विधानसभा क्षेत्र किसान आंदोलन की वजह से भी क्या हुआ है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है भाई, बगरू का है दहली कला गांव, तो ठीक बात है, चलिए बस्सी नहीं कहते हैं, इसको बगरू कह देते हैं। ये भी यहाँ पर, लेकिन जयपुर में तो है। चलिए, एक दोस्त जयपुर के वो कह रहे हैं कि भाई दहली कला गांव जो है वो बगरू में है, तो बगरू लिख देंगे। लेकिन बस्सी में क्या हुआ है वो भी आप लोगों को क्या होना चाहिए? बस्सी जो है यहां पर भी क्या किया जा रहा है, ये भी जयपुर में आपको पता होना चाहिए। बस्सी जो क्षेत्र है यहां पर आपको पता होना चाहिए, जैविक खेती का कार्यक्रम बड़े व्यापक स्तर पर यहां पर क्या किया जा रहा है? आयोजित किया जा रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, इसके बाद में अगली बातचीत हम लोग अगर नागौर के बारे में करें तो नागौर की प्रमिला चौधरी के बारे में आपको ध्यान रखना है। किसके बारे में? प्रमिला चौधरी जो है, इसके बारे में ये याद रखना है प्रमिला चौधरी के बारे में कि अभी इन्वेस्ट राजस्थान समिट जो राजस्थान में 7-8 अक्टूबर को आयोजित हुआ था, वो 7-8 अक्टूबर को आयोजित इन्वेस्ट समिट के दौरान इन्होंने क्या किया था मेरे दोस्तों कि इस इवेंट में सबसे पहला स्थान क्विज प्रतियोगिता में इन्होंने आरंभ किया था। इसके अलावा मेरे दोस्तों अगर जालोर की बातचीत की जाए तो जालोर जो है वो ग्रेनाइट सिटी जो है, ग्रेनाइट सिटी के रूप में प्रचलित है। और इसके अलावा सुंदा माता मंदिर जो है वो मेरे दोस्तों, सुंदा माता मंदिर जो है वो कहां पर है? तो ये आपका यहां जालोर के अंदर है। नागौर की बातचीत की जाए तो नागौर में मेरे दोस्तों तेजाजी से संबंधित जो स्थान है, चाहे वो पर्वतसर हो, चाहे वो खरनाल हो, ये सभी के सभी गांव कहां पर हैं? ये सभी के सभी स्थान जो है वो नागौर जिले के अंतर्गत हैं। तेजाजी महाराज का जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वो भी यहां पर है। इसके अलावा मैं भी सरपंच हूं, एक अभियान जो है वो नागौर जिले से अभी आरंभ किया गया। क्या है? मैं भी सरपंच हूं, मैं भी क्या हूं? सरपंच हूं। ये अभियान जो है वो अक्टूबर 2022 में, कब? अक्टूबर 2022 में, यहां पर लिख देता हूं अक्टूबर 2022 में, 2 अक्टूबर है वैसे, और यह शुरू कहां से किया गया है? तो नागौर जिले से। और ये सवाल परीक्षा में आ चुका है, इसलिए भी क्या हो जाता है? इंपोर्टेंट हो जाता है। तो ये तमाम जानकारियां जो आप लोगों से हमने बातचीत की है, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, जालोर की सुंदा माता में जो रोप वे है वो स्थापित किया जा चुका है। इसके अलावा मेरे दोस्तों नागौर से जो है वो प्रकाश अभियान भी आरंभ किया गया। जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जिनके पास शिक्षा की उपलब्धता नहीं है, वो स्कूल जाने में सक्षम नहीं है, उन सभी बच्चों के लिए नागौर जिले में क्या किया गया? स्कूलों में इस प्रकार का अभियान चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से इस प्रकार के गरीब तबके के बच्चों को क्या किया जा रहा है? सस्ती, सुलभ और निःशुल्क शिक्षा जो है वो यहाँ पर स्कूलों में उपलब्ध करवाई जा रही है। ये भी राजस्थान के क्षेत्र में एक बहुत अच्छा काम है, क्योंकि यहाँ पर जो आदिवासी, पिछड़ा या फिर इस प्रकार की जनसंख्या भी बहुत है जो स्कूल जाने में सक्षम नहीं है, उनके पास पुस्तकों का, बैग का, इसके अलावा कॉपी किताब जो है उनका, और पहनने के जो वस्त्र हैं उनका, या फिर चरण पादुका जिसको अपन कहते हैं, उनकी व्यवस्था नहीं हो पाती है। इस वजह से भी नागौर जिले में प्रकाश अभियान के माध्यम से लोगों को यह सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है।
तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो जयपुर, अलवर, नागौर, जालोर ये सभी जिले जो हैं वो हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अलवर जिले में आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्तों क्या किया गया था, रूडा जो है, इस रूडा के द्वारा पहला हस्तशिल्प मेला या हस्तशिल्प बाजार जो है वो भी अलवर जिले में क्या किया गया था, लगाया गया था। और अलवर जिले के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल मैंने आपको बताया है वो ये है कि अलवर जिले को अभी दिव्यांग दिवस पर 3 दिसंबर के अवसर पर, दिव्यांग दिवस जो है इस 3 दिसंबर को अलवर जिले को सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार जो है वो प्राप्त होने वाला है। और यहाँ के जो वर्तमान में जिला कलेक्टर हैं वो डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी सोनी है। इन्होंने इस प्रकार के जो दिव्यांगजन है उनके लिए विशेष अलवर जिले में एक अभियान चलाया, उसके द्वारा ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया और घर घर जो है उन तक सभी सुविधाएं सरकार की पहुंच सके यह सुनिश्चित किया। इसलिए राजस्थान सरकार जो है इसका अलवर जिला जो है इस दिव्यांग अभियान के लिए जो है वो सम्मानित किया जाएगा। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से कि अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के अवसर पर डिजिटल मेला और यूनिसेफ के सहयोग से बाल पंचायत अभियान पंचायती राज विभाग के नेतृत्व में श्री रमेश मीणा जी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। और यह कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया, तो जयपुर में आयोजित किया गया था मेरे दोस्तों। और जयपुर में है, जयपुर के जमुआ रामगढ़ के कई स्कूलों को इसमें क्या किया गया था, कई बच्चों को इसमें शामिल किया गया था। तो चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। और अगला सवाल आपका क्या है जरा देखो। अगला सवाल है, भारत सरकार द्वारा दिल्ली में स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 के दौरान राजस्थान के कितने विद्यालयों को पुरस्कृत किया गया, ये जरा बताइए। अभी इसकी घोषणा की गई है, भारत सरकार द्वारा दिल्ली में स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 जो है इसके दौरान राजस्थान के कितने विद्यालयों को पुरस्कृत किया गया ये आपको बताना है। राजस्थान के कितने पूछे हैं, आपको राजस्थान के बताने हैं। और परीक्षा में भी राजस्थान करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो राजस्थान की तमाम जानकारियां आपके ध्यान में होनी चाहिए जी। किरण सुथार, राज मोबाइल, बाय सर, बाय, सबको बाय बोल रहे हैं ना। निशांत, पूजा सब जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छा। मोनिका चौधरी 2, अर्जुन 2, संदीप 2, सबका एकदम सही जवाब आ रहा है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। टोंक और भीलवाड़ा की 2 स्कूलें हैं मेरे दोस्तों, 2 इसका राइट आंसर है। एक स्कूल कहाँ की है, टोंक की स्कूल है, और एक राजस्थान के किस जिले की स्कूल है, भीलवाड़ा जिले की स्कूल है, भीलवाड़ा जिले की। टोंक जिले की जो स्कूल है वो मेरे दोस्तों स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल है। क्या है, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल है, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद स्कूल जो है स्कूल, उसको क्या किया गया, यह दिया गया है। इसके अलावा यह राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय, राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय, राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय है जिसको क्या किया गया, पुरस्कृत किया गया। बालिका विद्यालय जो है इसको यह पुरस्कार दिया जा रहा है। ये 2 स्कूलों के नाम आपको राजस्थान में याद होनी चाहिए, क्योंकि इसी तरीके का सेम सवाल पूर्ववर्ती जब स्कूलों को सम्मानित किया गया था उस समय यह सवाल पूछा जा चुका है मेरे दोस्तों। अब आपको ध्यान रखना है, कुल देश भर के 39 स्कूलों को क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। कुल 39 स्कूलों को सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 36वें राष्ट्रीय खेल हुए थे मेरे दोस्तों, आपको याद हो तो 36वें राष्ट्रीय खेल आयोजित किए गए थे। राष्ट्रीय खेल कहां पर, गुजरात में आयोजित किए गए थे। और इसका शुभंकर जो था वो क्या था, सावज था। और सावज का मतलब होता है मेरे दोस्तों शेर। क्या होता है, सावज का मतलब शेर होता है। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां पर हुआ था, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, गुजरात में हुआ था। गुजरात में आयोजित इस 36वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान जो है वो मेरे दोस्तों कुल 30 पदक राजस्थान ने क्या किए थे, जीते थे। और राजस्थान 30 पदक जीतकर इसमें 20वें नंबर पर आया था मेरे दोस्तों। कौन से नंबर पर, 20 का रिलेशन क्या है, 30 का रिलेशन क्या है, सब आपको बता दिया। इसके अलावा राष्ट्रीय पुलिस गेम जो है, राष्ट्रीय क्या है, पुलिस गेम्स, राष्ट्रीय पुलिस गेम्स जो है इनका आयोजन कहां पर किया गया था, राष्ट्रीय पुलिस गेम्स का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। और इस गेम्स में राजस्थान जो वो प्रथम स्थान पर रहा था। राजस्थान कौन से नंबर पर रहा था, राजस्थान इसमें पहले नंबर पर रहा था, यह भी आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा अगर राजस्थान पुलिस के 2 खिलाड़ियों की बात करें, ओम प्रकाश मिठारवाल, ये परीक्षा का सवाल है, 100% आएगा। ओम प्रकाश मिठारवाल, ओम प्रकाश क्या है, मिठारवाल आपको याद करना है। ये राजस्थान के श्री माधोपुर सीकर जिले से आते हैं। इसके अलावा साक्षी कुमारी,
यानी साक्षी जो है, ये दो खिलाड़ी मेरे दोस्तों, जिसमें ओम प्रकाश मिठारवाल का संबंध किससे है, शूटिंग से है, और साक्षी का संबंध किससे है मेरे दोस्तों, साक्षी का संबंध जो है वो कबड्डी से। इस प्रकार के दोनों खिलाड़ी जो है, इनको क्या दिया गया है, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अर्जुन पुरस्कार जो है, अर्जुन पुरस्कार 2022 पुरस्कार 2022 से सम्मानित किए जाने की क्या की गई है, घोषणा की गई है। ये दोनों नाम आपके रटे हुए होने चाहिए। ओम प्रकाश मिठारवाल का नाम मूल संबंधी राजस्थान है, लेकिन साक्षी का संबंध मूल राजस्थान से नहीं है। ये दोनों के दोनों खिलाड़ी मेरे दोस्तों राजस्थान पुलिस में एसआई के पद पर काम कर रहे हैं। इसलिए हमारे जो उमेश मिश्रा जी आए हैं, अभी नए नए डीजीपी राजस्थान के बने, उन्होंने भी इनको क्या की है, शुभकामनाएं दी है। ठीक है, हाँ जी, चलिए, बहुत बहुत आप सभी इस प्रकार की बातें कह सर। पीछे बाड़मेर के स्कूल को भी पुरस्कार दिया गया, हाँ वो राजस्थान के संदर्भ में, लेकिन ये राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित जो है वो नई दिल्ली में स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के बारे में हम लोग जो है वो क्या करें, बातचीत करें। और यह पुरस्कार वर्ष 2021-22 की चर्चाएं हैं। तो आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। इसी से जुड़ा हुआ मैंने अगला सवाल भी बनाया है, ताकि आप सवाल जब आपके पास पहुंचे तो आप भूलो नहीं। बस इस वजह से ये सवाल मैंने बना दिया है अलग से भी, कि यहां पर पूछा है राजस्थान के निम्न में से किस विद्यालय को राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ विद्यालय का पुरस्कार 2021-22 का जो है दिया गया। 2021-22 जो है या 20-21 जो है, इसके लिए राजस्थान के कौन से विद्यालयों को सम्मानित किया गया है। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल पनवाड़ जो है, ये कहां का है, टोंक का है मेरे दोस्तों। और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर जो है वो कहां का है, भीलवाड़ा का है। ये दो विद्यालय राजस्थान के ऐसे हैं जिनको सम्मानित किया गया है। पूरे देश भर के 39 स्कूल हैं और राजस्थान के कितने स्कूल है, इसमें 2 स्कूलों को स्वच्छ विद्यालय का पुरस्कार दिया गया है। ये दोनों बातें आपके लिए बहुत प्रसिद्ध है। और नमदे जो है वो मेरे दोस्तों कहां के प्रसिद्ध है, टोंक के प्रसिद्ध है। टोंक के नमदे बड़े क्या हैं, प्रसिद्ध है। टोंक के नमदे बड़े प्रसिद्ध हैं। ठीक है, नमदे, टोंक के नमदे बड़े प्रसिद्ध है। चार बेंत का नाम आपने सुना होगा। चार बेंत कहां का प्रसिद्ध है, ये लोक नाट्य चार बेंत कहां का प्रसिद्ध है, नमदे टोंक के प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा टोंक में और क्या किया जाता है, ऊंट की बलि की बारे जानकारी भी आपको पता होगी मेरे दोस्तों। इसका राइट आंसर जो है वो ए व क्या है, ब है। ए व ब दोनों यहां पर स्थित है। टोंक के लावा में अभी हाल ही में क्या किया जा रहा है, टोंक के लावा में मेरे दोस्तों, लावा एक ठिकाना रहा है किसी समय में, आपको मालूम हो तो। लावा जो है वो एक क्या रहा है, यहाँ पर ठिकाना रहा है। और यहाँ पर 66वीं जो है राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। 66वीं राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ हो रहा है। इसका उद्घाटन किसने किया था, तो अशोक चांदना जी ने इसका शुरुआत की थी। अशोक चांदना जी जो राजस्थान के खेल मंत्री हैं, उन्होंने इसकी क्या की थी, शुरुआत की थी। अशोक चांदनी नहीं है, अशोक चांदना है भाई, ठीक है ना, क्या नहीं है, चांदनी नहीं, चांदना है ये। अशोक चांदना जी जो है, इनके द्वारा इसकी क्या की गई थी, 66वीं हॉकी प्रतियोगिता का उद्घाटन लावा से किया गया था, जो कि यहाँ पर है। हाँ जी राजकुमार जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय, जो है वो मांडल वाली नहीं है मेरे दोस्तों, लेकिन राजस्थान में इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय आपको याद रखना है, ये आरबीएससी आधारित है मेरे दोस्तों। क्या है, आरबीएससी आधारित है, यहां पर ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये आरबीएससी आधारित है। प्लस इसमें कक्षा 1 से 12 तक की संपूर्ण पढ़ाई की जाती है। लेकिन स्वामी विवेकानंद जो मॉडल स्कूल है वो मेरे दोस्तों ये याद रखना, इंग्लिश मीडियम विद्यालय की तर्ज पर अगर चलाए, जो 6 से 12 तक के ही विद्यालय है यहाँ पर स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों की अगर बातचीत की जाए, और ये सीबीएसई आधारित है। क्या है, सीबीएसई आधारित विद्यालय है। और अभी आपको पता होगा मेरे दोस्तों, बीकानेर जो है, क्या है, बीकानेर से चेस इन स्कूल कार्यक्रम, चेस इन स्कूल कार्यक्रम, चेस इन स्कूल कार्यक्रम भी राजस्थान के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला जी के द्वारा बीकानेर से आरंभ किया गया। लेकिन राज्य भर के सभी स्कूलों में 19 नवंबर 2022 से यह कार्यक्रम पूरे राजस्थान में लागू कर दिया गया। और अब यह नो बैग डे के दिन खेला जाएगा। नो बैग डे जो होगा उस दिन चेस इन स्कूल कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा मेरे दोस्तों। ये 3 बातें भी याद होनी चाहिए। और 5 सितंबर 2022 को जो है वो राजस्थान में क्या किया गया था, एक मिशन बुनियाद नाम का कार्यक्रम आरंभ किया गया था, ये भी आपको याद रखना। इसके अलावा पीएम श्री योजना राजस्थान में नहीं पूरे देश भर में
प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई पीएम श्री योजना जो है वो भी 5 सितंबर 2022 को शुरू की गई। राजस्थान में इसके लिए बड़ी राशि की घोषणा की गई और राजस्थान के अधिकांश स्कूलों को इसके तहत जो है वो तब्दील किया जाएगा मेरे दोस्तों। तो आप सभी का इस सभी जानकारियों के बारे में पता होगा। बीकानेर से यह आरंभ किया गया था और हमारे शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला जी जो है वो भी कहां से आते हैं, बीकानेर से आते हैं। और नो बैग डे किस दिन आता है, तो प्रत्येक शनिवार जो आता है, क्या आता है, शनिवार, प्रत्येक शनिवार जो आता है मेरे दोस्तों उस दिन क्या किया जाता है, इसका आयोजन किया जाता है। प्लस इसके साथ साथ स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना जो वो अभी राजस्थान में शुरू तो हालांकि नहीं हुई है लेकिन वो परीक्षा में पूछी जा रही है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है, उसके माध्यम से स्कूली बच्चों को क्या किया जा रहा है, कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को दुग्ध दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। और इसके माध्यम से 2 दिन जो है वो आपको ध्यान रखना है कि एक तो मंगलवार होगा और एक शुक्रवार होगा। 2 दिन बच्चों को जो है वो स्कूल में 150 ml और 200 ml दूध की उपलब्धता करवाई जाएगी, जिसमें 1 से लेकर के 5 तक की कक्षा के जो बच्चे हैं इनको 150 ml दूध दिया जाएगा। और इसके अलावा कक्षा 6 से 8 तक के जो बच्चे हैं उनको 200 ml जो दूध है वो सरकारी स्कूलों में उपलब्ध करवाया जाएगा। ये तमाम जानकारियां शायद आप लोगों को याद होगी तो मैंने बता दिया है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना आप ध्यान रखना, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, बाल गोपाल योजना जो है वो भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना आपसे पूछी जा सकती है। तो मैंने ये सभी बातें आप लोगों से अब कर ली है। और यानी आपका भीलवाड़ा जिला है, यहां पर देवतलाई से क्या किया गया है, देवतलाई जो जगह है यहां पर आपको पता होगा मेरे दोस्तों कि यहां पर सोने के भंडार अभी हाल ही में खोजे गए। सोने के भंडार जो है वो भी अभी राजस्थान में यहां पर क्या किए गए, खोजे गए हैं। और वस्त्र नगरी के रूप में भी जानते हैं, राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं, राजस्थान का वर्तमान में मैनचेस्टर या नवीनतम मैनचेस्टर जो है वो आपको पता होगा कौन सी जगह को कहते हैं, तो भिवाड़ी अलवर को कहते हैं, जो कि अब पूरे देश भर का सबसे प्रदूषित जगह जो है वो बन चुकी है भिवाड़ी अलवर में। इसके अलावा मेरे दोस्तों कोटरा कंपनी के द्वारा कोरियाई पार्क, और इसके अलावा मेरे दोस्तों यहाँ पर एक जापानी पार्क जेट्रो कंपनी के द्वारा जापानी पार्क जो है वो भी अलवर जिले में ही स्थापित किया जा रहा है। ये भी तमाम जानकारियां आपको याद रख लेनी है। मेरे हिसाब से इस सवाल पर बहुत डिस्कस हो गया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल का जवाब क्या होगा जरा बताइए। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना के तहत निजी क्षेत्र में रोजगार आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने वाले नियोक्ता को राज्य सरकार कितनी राशि प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध कराती है, ये जरा बताइए। ये सब सवाल बहुत बेहतरीन है और परीक्षा में आएंगे मेरे दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। हाँ जी, तो चलिए, गिलोट निमराना, ठीक बात है, कोटरा कंपनी और जेट्रा कंपनी के माध्यम से ऐसा किया गया। हाँ जी, चलिए यहां पर सवाल आया मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम, मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना जो है इसके माध्यम से ऐसा किया गया है, ये आपको समझना है। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना जो है वो उसके तहत क्षेत्र में रोजगार और आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने वाले नियोक्ता को राज्य सरकार कितनी राशि प्रशिक्षण हेतु क्या करती है, उपलब्ध कराती है, ये जरा आप लोगों को बताना है। यहां पर राज्य सरकार कितनी राशि प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध कराती है, यानी क्या किया जाता है, जो महिलाएं जो है वो घर से अगर काम करना चाहती है तो प्राइवेट संस्थाओं के माध्यम से उनको रोजगार उपलब्ध हो, तो रोजगार और आजीविका उपलब्ध हो, इसलिए राजस्थान सरकार भी क्या करना चाहती है, इन कंपनी वाले, यानी नियोक्ता किसको कहते हैं, कंपनी या प्राइवेट संस्था चलाने वाले जो लोग हैं उनको नियोक्ता कहा गया है। वो नियुक्ति देने वाले जो लोग हैं ऐसी महिलाओं को, उनके लिए सरकार जो है इन महिलाओं को प्रशिक्षण अगर वो देते हैं नियोक्ता, तो प्रशिक्षण के लिए राजस्थान सरकार उनको कितनी सहायता उपलब्ध कराती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 5,000 रुपए, 2,000 रुपए, 21,000 रुपए, 3,000 रुपए। तो इसका राइट आंसर मेरे दोस्तों 3,000 रुपए है। राजस्थान सरकार जो है नियोक्ता को 3,000 रुपए देती है उस महिला को प्रशिक्षण देने के लिए, ये आपको समझना है। इसके अलावा यहां पर 2,000 रुपए किसके लिए है, डीबीटी बाउचर योजना, डीबीटी बाउचर योजना आपने नाम सुना होगा, डीबीटी बाउचर योजना, बाउचर योजना जो है, डीबीटी बाउचर योजना जो है घर से दूर रहने वाले बच्चे जो कोचिंग संस्था या अन्य किसी संस्था के साथ मिलकर अपनी पढ़ाई करें और घर से दूर रहते हैं, ऐसे बच्चों के लिए राजस्थान में डीबीटी बाउचर योजना शुरू की गई है। और इस डीबीटी बाउचर योजना के तहत अधिकतम 10 माह जो है, अधिकतम कितना, 10 माह तक राजस्थान सरकार 2,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से क्या करती है, उपलब्ध कराती है। तो प्रति माह जो है, प्रति माह सरकार जो है वो कितने, 2,000 रुपए उसको क्या करती है, उपलब्ध कराती है। और यह राशि अधिकतम
10 माह तक की क्या होगी, दी जाएगी, ये भी आपको जानकारी में होगी। अभी उष्टर कल्याण के लिए एक योजना राजस्थान सरकार ने शुरू की है। क्या किया है? उष्टर कल्याण योजना, उष्टर संरक्षण योजना या उष्टर कल्याण योजना, आप लोग उसको नाम दे दीजिए। उष्टर कल्याण योजना से जुड़ा हुआ कुछ भी आ जाए तो इसी को समझना है। इसमें सरकार क्या करेगी मेरे दोस्तों, ऊंट पालक जो भी पशुपालक है, उस पशुपालक को मादा ऊंट के बच्चा जन्म लेते ही, मादा ऊंट अगर है तो उसके बच्चे के जन्म पर 5,000 रुपए जो है वो क्या करता है, सरकार उस ऊंट पालक को प्रदान करती है। प्लस ये तो बच्चे का रजिस्ट्रीकरण होने पर और किसी अधिकारी द्वारा यह कंफर्म करने के बाद 5,000 रुपए, और 1 वर्ष का अगर बच्चा हो जाता है तो उस पर 5,000 रुपए की राशि सरकार और देती है। यानी उष्टर कल्याण के लिए प्रति किसान को एक बच्चे के जन्म पर 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता किसान को क्या करती है, उपलब्ध कराई जाती है। यह भी आपको मालूम होनी चाहिए। इसके अलावा आपने एक योजना का नाम सुना होगा, इंदिरा रसोई योजना। क्या नाम सुना है? इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा योजना के तहत आपको पता है इंदिरा गांधी जी के नाम पर राजस्थान में 3-4 योजना चलती है। राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व पालन पोषण योजना जो है वो चलती है राजस्थान के अंदर। हम बात करें इंदिरा रसोई योजना के बारे में। इस योजना की शुरुआत 20 अगस्त को की गई थी मेरे दोस्तों। 20 अगस्त 2020 को इस योजना की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। हालांकि जून 2020 में इसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने कर दी थी। जून 2020 में इसकी क्या की गई थी, घोषणा की गई थी, लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो अगस्त 2020 में ही हुई थी। ठीक है, यहाँ पर घोषणा जून 2020 में 22 जून 2020 को हो गई थी, लेकिन 20 अगस्त 2020 को राजस्थान में इस योजना की शुरुआत की गई थी और आज राजस्थान में 870 रसोइयां इसके तहत संचालित है। इस योजना में जो बेस्ट काम करने वाला कोई व्यक्ति है या संस्था है, बेस्ट काम करने वाला कोई व्यक्ति है, कोई संस्था है, उसको राजस्थान सरकार जो है वो पुरस्कार स्वरूप राशि देती है मेरे दोस्तों। कितने स्तर पर देती है? 3 स्तर पर देती है। एक तो राज्य स्तर पर देती है, एक मेरे दोस्तों संभाग स्तर पर देती है, और एक मेरे दोस्तों किस स्तर पर देती है, जिला स्तर पर यह पुरस्कार दिया जाता है। जिसमें ध्यान रखना, राज्य स्तर पर 3 स्तर के पुरस्कार दिए जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट, इसके बाद में सेकंड और इसके बाद में कितना, थर्ड। ये 3 स्तर के पुरस्कार जो है वो राज्य स्तर पर भी दिए जाते हैं, संभाग स्तर पर भी, जिला स्तर पर एक ही पुरस्कार दिया जाता है। जिसमें राज्य स्तर पर जो पुरस्कार दिया जाता है वो 21,000 रुपए का प्रथम पुरस्कार होता है, इसलिए मैंने ये 21,000 रुपए यहां पर लिखा है। अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहां पर 21,000 रुपए का पहला पुरस्कार जो है वो क्या किया जाता है, दिया जाता है। इसके बाद मेरे दोस्तों दूसरा पुरस्कार जो है वो 15,000 रुपए का दिया जाता है। कितने का? 15,000 रुपए का दूसरा पुरस्कार इसके अंतर्गत दिया जाता है। तीसरा पुरस्कार जो है वो 11,000 रुपए का दिया जाता है। तो राज्य स्तर पर बढ़िया काम करने वाले, इंदिरा रसोई योजना के तहत जो लोग काम करते हैं उसमें व्यक्ति, संस्था और या चाहे कोई अधिकारी हो, उसको राजस्थान सरकार जो है वो क्या करती है, ये बातचीत देती है। ठीक है, यहां पर क्या है, 21,000 रुपए, 5,000, 15,000 रुपए और 11,000 रुपए की राशि सरकार देती है। ये 15,000 रुपए, 15,000 रुपए और 11,000 रुपए की राशि। संभाग स्तर पर अगर कोई व्यक्ति है तो उसको प्रथम पुरस्कार 15,000 रुपए का दिया जाता है मेरे दोस्तों। उसके बाद 11,000 रुपए का द्वितीय पुरस्कार और 5,000 रुपए का जो है वो मेरे दोस्तों तीसरा पुरस्कार दिया जाता है। जिला स्तर पर सिर्फ एक ही पुरस्कार दिया जाता है और वो भी प्रथम पुरस्कार, और 11,000 रुपए की राशि उसके अंदर क्या की जाती है, प्रदान की जाती है। ये सब बातें आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि याद तो करना पड़ेगा। हाँ जी, इनको याद करोगे तो ही सवाल जो है वो आपके सही हो पाएंगे। 21,000 रुपए की राशि इंदिरा में राज्य स्तर पर प्रथम वाले को, संभाग पर प्रथम को 15,000, जिला स्तर पर 11,000 रुपए की राशि दी जाती है। अब ये सवाल जो है वो मेरी तरफ से कंप्लीट है, क्योंकि मैंने बहुत सारी बातें बता दी है। और महिला सशक्तिकरण के लिए ये योजना आपसे पूछा जा सकता है। अगर आरएएस भर्ती परीक्षा, एसआई भर्ती जैसी परीक्षाओं की आप तैयारी करें जहां पर आपको इंटरव्यू का सामना करना पड़ेगा, वहां आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान में महिला सशक्तिकरण के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, और आपके गलती से मुंह से निकल गया कि भाई साहब मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना चलाई जा रही है, राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना चलाई जा रही है, इस प्रकार की कई योजनाओं के आप नाम ले सकते हैं। अगर आपने कहा कि मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब योजना जो है वो राजस्थान में चलाई जा रही है, तो वो आपसे पूछेंगे कि महिलाओं को प्रशिक्षण के लिए राजस्थान सरकार कितनी सहायता देती है, तब आपको यह राशि याद होनी चाहिए, 3,000 रुपए। और ये कंपटीशन एग्जाम में सीधा भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राजस्थान सरकार ने राजस्थान राज्य गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड का गठन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस बोर्ड में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होंगे, ये जरा बताइए। राजस्थान सरकार जो है वो प्रत्येक समाज के कल्याण के लिए जो है वो प्रयास रहता है, और हर प्रकार के समाज जो है, हाँ जी, तो यहां पर है कि राजस्थान सरकार जो है वो राजस्थान राज्य
गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड का क्या करने जा रही है, गठन करने जा रही है। इसकी मंजूरी राजस्थान सरकार ने प्रदान कर दी है। अब इसके तहत जो कितने सदस्यों वाले इस गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिसमें सामाजिक क्षेत्र पर इनको कैसे उभारा जाए। ये गाड़िया लोहार जो काम कर रहे हैं वो परंपरागत तरीके से हटकर वर्तमान की आवश्यकता के अनुसार अगर इस देश के लिए, इस राज्य के लिए अगर वो काम करे तो किस प्रकार बेहतर काम कर सकते हैं, उनको नवीन तकनीकों के माध्यम से इस प्रकार जोड़ा जाए, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये अभियान जो है या फिर ये जो समिति है या ये जो बोर्ड है, इसका गठन जो किया जा रहा है, इसमें एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष और इसके अलावा 5 इसमें सदस्य होंगे मेरे दोस्तों। इसका मतलब अध्यक्ष सहित इसमें 7 सदस्य होने चाहिए। तो आपका सवाल यही है कि बोर्ड में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होंगे, तो अध्यक्ष सहित इसमें जो है वो 7 सदस्य होंगे मेरे दोस्तों। और सीधा पूछा जाए सदस्य कितने होंगे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को छोड़कर सदस्य 5 होंगे मेरे दोस्तों। एक इसमें अध्यक्ष होगा प्लस एक इसमें उपाध्यक्ष होगा और 5 इसमें सदस्य होंगे। ये एक इसका क्या है, अध्यक्ष होगा, ठीक है। एक इसका क्या होगा, उपाध्यक्ष होगा मेरे दोस्तों, उपाध्यक्ष होगा। और एक इसका ये जो 5 है वो इसमें क्या होंगे, सदस्य होंगे। और टोटल मिलकर ये संख्या कितने की होगी, 7 की होगी। ये डाटा आपको याद रखना है। इसके अलावा मेरे दोस्तों आपको एक जानकारी हम और बताते हैं, ये 12 क्या है, ये 30 क्या है, इसके बारे में भी जरा बताइएगा। राजस्थान में अधिकतम 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं। मंत्री राजस्थान में कितने बनाए जा सकते हैं, अधिकतम 30 मंत्री जो है वो राजस्थान में बनाए जा सकते हैं। मैक्सिमम राजस्थान में 200 विधायकों में से 200 विधायकों में से कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं, तो 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं। और न्यूनतम कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं, तो राजस्थान में मिनिमम जो है वो 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं। यह सवाल एसआई भर्ती परीक्षा जो इससे पहले हुई थी उसमें पूछा जा चुका है कि राजस्थान में न्यूनतम कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं, तो 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं। यानी कि कुल विधायकों की संख्या का 15%, यानी विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% आप क्या कर सकते हो, जो है वो मंत्री बना सकते हो अधिकतम। लेकिन न्यूनतम कितने मंत्री होंगे, 12 मंत्री होंगे, इस बात को ध्यान रखना। वर्तमान में आपको पता है राजस्थान में 199 सदस्य तो मौजूद है, लेकिन एक विधानसभा सीट ऐसी है जो कि कौन सी है, सरदार शहर विधानसभा सीट है। सरदार शहर विधानसभा सीट है जहां पर क्या होने वाला है, उपचुनाव होने जाना है। और ये चूरू जिले की विधानसभा सीट है। कौन सी जिले की, चूरू जिले की विधानसभा सीट है। और ये ध्यान रखना 15वीं विधानसभा में, 15वीं विधानसभा में ये 8वीं ऐसी सीट है जहां पर उपचुनाव हो रहा है। 8वीं सीट है, 8वीं सीट है। 8वीं सीट पर क्या हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है। ऐसी 8वीं सीट है, यानी 8 व्यक्ति ऐसे हो चुके हैं जिन्होंने अपना रास्ता जो है वो क्या कर लिया, तय कर लिया। किसी ने संसद की पहुंच बना ली है और किसी ने डायरेक्ट ऊपर वाले संसद की पहुंच बना ली है। इस वजह से 8वीं ऐसी सीट है जहां पर क्या हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है। और यह 15वीं विधानसभा का चौथा उपचुनाव है। ये क्या है, 4th उपचुनाव है, ये भी आपको समझ लेना है। और अगर 2022 के बारे में पूछा जाए तो वर्ष 2022 का ये पहला उपचुनाव है, लेकिन 2022 वाला आपसे कोई नहीं पूछेगा। ये ध्यान रखना है उपचुनाव कहां हो रहा है, 15वीं विधानसभा का ये 8वीं सीट है जिस पर उपचुनाव हो रहा है। और चौथा ऐसा उपचुनाव हो रहा है मेरे दोस्तों, ये ध्यान रखना, 8वीं सीट है और चौथा उपचुनाव है। 15वीं हमारी जो है वो विधानसभा, 15वीं विधानसभा के जो अध्यक्ष है मेरे दोस्तों वो क्या है, सीपी जोशी हैं। कौन है, सीपी जोशी हैं। और प्रोटेम स्पीकर कौन रहे थे, गुलाबचंद कटारिया रहे थे। प्रोटेम स्पीकर जो है वो गुलाबचंद कौन रहे थे, गुलाबचंद कटारिया रहे थे। ये भी आपको ध्यान रखना है, गुलाबचंद कटारिया रहे थे ये 2 व्यक्ति। सीपी जोशी जो है वो आपको पता है नाथ द्वारा से आते हैं, नाथ द्वारा राजसंबंध से, नाथ द्वारा राजसंबंध से आते हैं। राजसंबंध जो है यहां से आते हैं, नाथ द्वारा। श्रीनाथ जी की भूमि नाथ द्वारा के बारे में आपको पता होगा। शिव की सबसे बड़ी प्रतिमा यहां पर अभी हाल ही में क्या की गई है, लगाई गई है। ठीक है, हाँ जी सर इतना बता देते हो, अरे इतना बताएं नहीं तो क्या करें। इन सब चीजों पर परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे। आप इन सब चीजों को एक पेज पर लिखा करो मेरे दोस्तों, बार बार चीजों को दोहराया करो। ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट विषय पर बातचीत करें। मैं एक सवाल और उसका सीधा उत्तर बता दूं, उसे आप परीक्षा में बहुत अच्छा नहीं कर पाओगे। तो चलिए, हाँ जी यहां पर है कि नाथ द्वारा राजसंबंध में अभी हाल ही में जो है वो शिव की सबसे बड़ी प्रतिमा यानी विश्वास स्वरूपम स्टेच्यू ऑफ बिलीफ जो है वो यहाँ पर क्या किया गया, स्थापित किया गया है। देश दुनिया में इसकी चर्चा सब जगह हो रही है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और सीपी जोशी जी को आपको पता है पुणे महाराष्ट्र में आयोजित एक कार्यक्रम के अंदर जो है वो देश भर के सबसे अधिक पॉपुलर और सर्वश्रेष्ठ विधानसभा अध्यक्ष का पुरस्कार जो है वो भी सीपी जोशी जी को क्या
किया जा चुका है, मिल चुका है। सीपी जोशी जी को सर्वश्रेष्ठ विधानसभा अध्यक्ष का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा अभी आपको पता होगा इन्होंने क्या किया है, राजस्थान की विधानसभा में एक डिजिटल जो म्यूजियम है उसकी भी स्थापना की है, उसका भी लोगों के लिए उसको खोल दिया गया है। और यह भी बाल दिवस के अवसर पर 14 नवंबर को जो है वो तमाम बच्चों ने इसका मूल्यांकन किया, बच्चों के लिए इसको फ्री रखा गया कुछ दिन के लिए। और यह जो है वो राजस्थान की विधानसभा में खोला गया है, जहां की राजस्थान की जितनी भी विधायकी प्रक्रिया है उससे बच्चों क्या हो सके, रूबरू हो सके। पिछले दिनों हमारे जो पूर्व सीजीआई थे एनवी रमन्ना साहब, उन्होंने राजस्थान की विधानसभा में एक डिजिटल जो है वो म्यूजियम का एक म्यूजियम भी यहां पर क्या किया गया, बनाया गया, उसका उद्घाटन किया था, जिसमें राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष जो रहे हैं उन सबके स्टेच्यू भी यहां पर लगाए गए हैं। इसका भी उद्घाटन एनवी रमन्ना के द्वारा किया गया, जो कि आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या होगा, आप ये राजस्थान राज्य गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड जो है इसके बारे में जरूर ध्यान रखना। अध्यक्ष सहित इसमें कितने सदस्य होंगे, तो 7 सदस्य इसके अंतर्गत होंगे। अगला सवाल क्या है जरा देखिए, हाल ही में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान राजस्थान के किस जिले से शुरू किया गया है? हाल ही में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान राजस्थान के किस जिले से शुरू किया गया है? ठीक है, हाँ जी, चलिए यहां पर लिखा गया है सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान राजस्थान के किस जिले से शुरू किया गया है? उदयपुर से, बांसवाड़ा से, डूंगरपुर से, चित्तौड़गढ़ से। तो यह आरंभ किया जा रहा है मेरे दोस्तों उदयपुर में। कहां किया जा रहा है? झीलों की नगरी उदयपुर में इसका आरंभ हो रहा है। इसको पहली बात आपको ध्यान रखना, क्या कहा जा रहा है? झीलों की नगरी। झीलों की नगरी कहने के पीछे यहां पर कारण है कि यहां पर प्रसिद्ध पिछोला झील है मेरे दोस्तों। क्या है? पिछोला झील यहां पर है। ये इसके अलावा मेरे दोस्तों यहाँ की प्रसिद्ध झीलों की अगर बातचीत की जाए तो सबसे प्रसिद्ध झील पिछोला झील है, जिसके किनारे पर क्या बनाया गया? सिटी पैलेस बनाया गया। यहाँ पर क्या बनाया गया? सिटी पैलेस जो है ये यहाँ पर बनाया गया, सिटी पैलेस यहाँ पर बनाया गया। और इसके अलावा एक प्रसिद्ध यहाँ पर सजनगढ़ पैलेस जो है वो बहुत शानदार है। सजनगढ़ पैलेस जो है, सजनगढ़ पैलेस एक प्रसिद्ध यहाँ पर एक तरीके का दुर्ग जो पहाड़ी पर बना हुआ मेरे दोस्तों, ये सजनगढ़ पैलेस उदयपुर की आंख की तरह काम करता है। बहुत ऊंचाई पर इसका क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। और पूरे उदयपुर का नजारा अगर आपको कहीं देखना है तो यहाँ सजनगढ़ पैलेस से आप देख सकते हैं। इसके अलावा करणी माता का जो मंदिर है मेरे दोस्तों, क्या है? करणी माता मंदिर। करणी माता मंदिर जो है यहां से भी आशा माता करणी माता, आशा करणी माता जो है इसका मंदिर पहाड़ी पर बना गया है, जहां पर क्या है? रोप वे भी लगा हुआ है। रोप वे लगा हुआ है, वहां पर भी आप पूरे उदयपुर का नजारा जो है वो बहुत शानदार तरीके से क्या कर सकते हो? देख सकते हैं। हाँ, तो ये सब तमाम जानकारियां भी आपको उदयपुर के संदर्भ में क्या कर लेनी है? याद रख लेनी है। पिछोला झील जो है एक पिछू नामक बंजारे ने यहां पर किया गया था। और इसके मध्य में सबसे अंत वाले यानी अंत वाले पश्चिमी छोर पर जाओगे तो आपको एक नटनी का चबूतरा भी नजर आएगा। क्या आएगा? नटनी का चबूतरा। चबूतरा जो है वो पश्चिमी जगह पर अगर जाओगे पिछोला झील के पश्चिमी क्षेत्र में तो आपको नटनी का चबूतरी नहीं है, चबूतरा है। क्या है? नटनी का चबूतरा आपको यहाँ पर क्या आएगा? नजर आएगा। वो भी आप लोग यहाँ पर बहुत शानदार तरीके से उदयपुर में क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। प्रोटेम स्पीकर कौन है? वर्तमान में नहीं है मेरी, एक बार होता है प्रोटेम स्पीकर, और 15वीं विधानसभा में गुलाब चंद जी कटारिया प्रोटेम स्पीकर थे, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मेरे दोस्तों उदयपुर की कोटड़ा जो तहसील है यहाँ पर क्या किया गया था? कोटड़ा में यहाँ पर आयोजन किया गया था। किसका? कौन से महोत्सव का आयोजन किया गया था? तो आदि महोत्सव का आयोजन यहाँ पर हुआ था। आदि महोत्सव जो है इसका आयोजन भी यहाँ पर उदयपुर में किया गया था। इसके अलावा उदयपुर के संदर्भ में एक बात और याद रखनी है कि उदयपुर में G20 जो है G20 शेरपा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। G20 शेरपा सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो यह आयोजन यहां पर होने वाला है उदयपुर के अंतर्गत, ये आपको याद रख लेना है। प्लस इसके साथ साथ आगे बढ़ते हुए अगर हम लोग बातचीत करें तो बांसवाड़ा के बारे में बात करें तो यहां पर जो है वो सेकेंड राजस्थान का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र यहां पर स्थापित होगा। राजस्थान का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र यहां पर तैयार हो रहा है और संभावना है कि जनवरी 2023 में उसे क्या कर दिया जाए? शुरू कर दिया जाए मेरे दोस्तों बांसवाड़ा के अंदर। बांसवाड़ा और डूंगरपुर दोनों में मिलाकर यहां पर नया हैंगिंग ब्रिज बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? हैंगिंग ब्रिज जो है उसका निर्माण भी, हैंगिंग ब्रिज जो है उसका निर्माण किया जा रहा है।
बांसवाड़ा में अभी मानगढ़ धाम के बारे में आपने सुना होगा, धोली धूप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मानगढ़ को अभी राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा यहां पर प्रदान नहीं किया गया मेरे दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा मानगढ़ को प्रदान अभी हाल ही में नहीं किया गया। 1913 का दिन आपको याद होगा, 1913 का वर्ष आप लोगों को याद होना चाहिए मेरे दोस्तों, और कितने नवंबर की ये घटना है ये भी आप लोगों को अभी अभी बता दी है। और इसी दिन यहाँ पर 1500 भील गोविंद गिरी के नेतृत्व में यहाँ पर क्या हुए, जिन्होंने अपनी शहादत दे दी इस देश के लिए, अंग्रेजों के सामने अपनी कुर्बानी दे दी इस देश के लिए, वो 1500 भील जो है वो यहाँ पर अपनी प्राणाहुति, ये अभी हाल ही में 109वीं वर्षगांठ मनाएगी मेरे दोस्तों। 109वीं वर्षी जो है यहाँ पर क्या की गई थी, 109वीं वर्षी इसकी क्या की गई, मनाई गई, यानी वर्षगांठ लिख देता हूं, यानी इस घटना की वर्षगांठ कौन सी थी, 109वीं वर्षगांठ अभी हाल ही में यहाँ पर आयोजित हुई। वर्षगांठ जो है वो यहां पर ध्यान रखना। इस समय शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा 17 नवंबर 1913, यहां 17 लिखा नहीं है, ये लिख देते हैं, 17 नवंबर 1913 को यह घटना हुई मानगढ़ में। ये मानगढ़ धाम कहां है, ये अभी वनपाल भर्ती परीक्षा में पूछा गया कि मानगढ़ किस जिले में है, तो बांसवाड़ा जिले में ये मानगढ़ है। इसके अलावा डूंगरपुर का नवाटपुरा गांव जो है, नवाटपुरा, डूंगरपुर का नवाटपुरा गांव भी आपको प्रसिद्ध होना चाहिए, पता है। आदिवासियों का कुंभ यहां पर आयोजित होता है, किसका, आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का इसे क्या कहा जाता है, आदिवासियों का कुंभ इसे कहा जाता है। यहां पर बड़ा भव्य मेला जो है वो क्या किया जाता है, आयोजित किया जाता है मेरे दोस्तों। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध किला भी आपको याद होगा, और यहां पर कुंभ श्याम मंदिर प्रसिद्ध है। कुंभ श्याम, चित्तौड़गढ़ के किले में कुंभ श्याम मंदिर जो है वो भी यहाँ क्या है, प्रसिद्ध है। और ये बताइए किस से जुड़ा हुआ मंदिर है, कुंभ श्याम मंदिर जो है वो कौन से रूप का मंदिर है, ये भी जरा बताइए मुझे, जरा पता चले। आपको पता है क्या, यहाँ पर मीरा मंदिर भी स्थित है, क्या है, मीरा मंदिर भी यहाँ पर क्या है, स्थित है। इसके अलावा मेरे दोस्तों रैदास की छतरी मीरा मंदिर के ठीक सामने बनी है, रैदास की भव्य छतरी, रैदास की छतरी जो है वो आपको वहां पर बनी हुई है, लेकिन जाओगे तो आपको बिना बताए पता नहीं चलेगी कि ये रैदास की छतरी भी है क्या यहाँ पर। उसके ऊपरी हिस्से में जो है एक भव्य कलाकृति बनाई गई है, और वो कलाकृति एक शरीर के एक ही चित्र में 5 अंगों को वहां पर दर्शाया गया है। अगर आप उसके अंदर से ऊपर वाले हिस्से में देखोगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगी, तो ये आपको ध्यान रखना है जी। मीरा मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर जो है वो सब बातें मैंने कर ली है। तो विष्णु मंदिर भी आप लोग बता रहे हैं, लेकिन विष्णु के कौन से रूप का मंदिर है ये जरा बताइए। विष्णु मंदिर तो आप सब बता रहे हैं, एकदम सही है, लेकिन ये विष्णु के कौन से रूप का, स्वरूप का ये मंदिर है ये जरा बताइए। डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, उदयपुर हो गया, तमाम बातें कर लिए। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान जो है वो राजस्थान के पहले भी कई बार यहाँ पर आयोजित हुआ है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा जो कार्यक्रम है अभी राजस्थान के किस जिले से आरंभ किया जा रहा है, तो राजस्थान के उदयपुर जिले से आरंभ हो रहा है। चिरंजीवी सड़क दुर्घटना बीमा योजना जो है उसके तहत राजस्थान सरकार के द्वारा 5 लाख की सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा राजस्थान जो है वो सरकार के द्वारा चिरंजीवी सड़क रक्षा योजना जो है, रक्षक योजना, उस जीवन रक्षक योजना के तहत राजस्थान सरकार 5000 रुपए की सहायता जो है वो सहायता करने वाले व्यक्ति को क्या की जाती है, प्रदान की जाती है। तो मेरे हिसाब से आपको ये तमाम बातें जो है वो समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें करने को, मैं 4 जिलों पर आपको 2-3 घंटे बता सकता हूं, चर्चाएं कर सकते हैं अपन लोग, लेकिन समय की मर्यादा में रहते हुए कुछ बातें और आगे बढ़ाई जाए। चलिए अगला सवाल क्या है, 19 नवंबर 2022 को पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की 105वीं जयंती पर राजस्थान शांति एवं अहिंसा निदेशालय की सार्थक पहल पर राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण शिविर का आयोजन कहां किया गया, ये जरा बताइए। यहां है 19 नवंबर 2022 को पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की 105वीं जयंती पर राजस्थान के शांति एवं अहिंसा निदेशालय की सार्थक पहल पर राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण शिविर का आयोजन कहां पर किया गया है, राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण शिविर जो है, इसमें कस्तूरबा गांधी और महात्मा गांधी के जो विचार हैं, किसके विचार, महात्मा गांधी और किसके, कस्तूरबा गांधी जो है, इनके विचारों से महिलाओं को प्रेरित करने के लिए और गांधीवादी विचार रखने वाले जो लोग हैं उनको एक जगह लाने का इसका उद्देश्य है। राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण अभियान का एक उद्देश्य है राजस्थान में जो है वो महिलाओं में जो गांधीवादी विचार रखने वाले लोग हैं उनके आपस में विचार विमर्श हो सके, नई पहल हो सके, इसके लिए शुरू किया गया है। और आपको पता है राजस्थान में सद्भावना पुरस्कार भी, गांधी सद्भावना पुरस्कार भी मेरे दोस्तों क्या किया गया था, दिया गया था।
गांधी सद्भावना पुरस्कार कब दिए गए थे? तो ये गांधी सद्भावना पुरस्कार मेरे दोस्तों 2 अक्टूबर को दिए गए थे। 2 अक्टूबर 2022 को राजस्थान के जयपुर में दिए गए। कितने लोगों को दिए गए? तो ये 5 व्यक्ति जो है इनको यह पुरस्कार क्या किए गए? प्रदान किए गए। और इसमें प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख रुपए जो है इसमें प्रदान किए गए थे। 5 लाख रुपए की राशि जो है वो इसमें प्रदान की गई थी। और इस समय सद्भावना प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया था। किसका? प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया। और राजस्थान में इस समय वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था, यानी विश्व रिकॉर्ड जो है वो राजस्थान ने कायम किया था। विश्व रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिया गया था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसे रिकॉर्ड इसमें कायम किए गए। इसके अलावा 15 अगस्त को भी हमने एक साथ इस प्रकार के जो स्वतंत्रता का हमारा राष्ट्रगान है, प्रतीक माना जाता है, उसको गाकर भी हमने विश्व रिकॉर्ड इस समय कायम किया था। तो गांधी सद्भावना पुरस्कार 2 अक्टूबर को दिया गया था और 5 लोगों को, प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख रुपए की राशि इसके तहत प्रदान की गई थी। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि 105वीं जो जयंती है इंदिरा गांधी जी की, इस अवसर पर राजस्थान शांति अहिंसा निदेशालय के द्वारा कहां पर जो है 19 नवंबर 2022 को यहां पर आयोजन किया गया? राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण, दानापुर, बांसवाड़ा, तिंवरी, जोधपुर। ये तिंवरी जोधपुर एकदम सही जवाब है मेरे दोस्तों। तिंवरी जोधपुर में आपको पता होगा मेगा फूड पार्क की भी स्थापना की जा रही है। किसकी? मेगा फूड पार्क जो है वो भी जोधपुर में कहां स्थापित हो रहा है? मेगा फूड पार्क यहां पर स्थापित किया जा रहा है, ये भी आपको पता होगा। दैमी कला गांव में विधि विश्वविद्यालय जो है, क्या है? जयपुर में विधि विश्वविद्यालय जो है, इसकी आधारशिला अभी हाल ही में मुख्यमंत्री के द्वारा लिखी गई है। और भेरूपुरा गांव में, ये क्या है? भेरूपुरा गांव सवाई माधोपुर में, जहां पर क्या किया जा रहा है? 110 परिवारों का ये एक गांव है जिसको क्या कर दिया गया है? जोन 10 जो सवाई माधोपुर रणथंभौर टाइगर रिजर्व का जोन 10 है, उस गांव को इस जोन 10 से क्या किया जा रहा है? बाहर बसाया जा रहा है, उसको यहां से शिफ्ट किया जा रहा है। ये सवाई माधोपुर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सवाई माधोपुर में अभी हाल ही में सचिन तेंदुलकर जो है वो यहां पर आकर गए हैं मेरे दोस्तों, आपको ये भी पता होगा। सवाई माधोपुर जिले के बारे में ये भी जानकारी होगी कि यहां पर जो है गर्ल्स इको फ्रेंडली या गर्ल फ्रेंडली पंचायत का कंसेप्ट भी राजस्थान में सबसे पहले सवाई माधोपुर से आया है। गर्ल फ्रेंडली पंचायत का कंसेप्ट उसी की पायलट प्रोजेक्ट पर यहां पर शुरू किया गया, अब पूरे राजस्थान में उसे लागू कर दिया। और गर्ल फ्रेंडली पंचायत है, उसके तहत पूरे प्रत्येक जिले के, राजस्थान के प्रत्येक जिले में 2 पंचायतों को गर्ल फ्रेंडली पंचायत बनाएगा, जिसमें उनका सशक्तिकरण कैसे किया जाए, लड़कियों की शिक्षा को कैसे बढ़ावा दिया जाए और उनके आर्थिक विकास के लिए राजस्थान सरकार क्या क्या कर सकती है, जैसे महिलाओं के खिलाफ होने वाली छेड़खानी, घरेलू अहिंसा जैसी जो समस्याएं हैं, उनसे भी महिलाओं को और बच्चियों को निजात दिलाया जा सके और लोग पॉजिटिव हो सके इनकी शिक्षाओं के प्रति, इनके सम्मान के प्रति। इस वजह से ये शुरू किया जा रहा है। ठीक है, ये भेरूपुरा गांव अभी हाल ही में वन रक्षक भर्ती परीक्षा में पूछ लिया गया। दिल्ली कला मैंने बात कर ली है, तिंवरी, जोधपुर, दानपुरा भी यहां पर सेकंड परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है, इसकी भी बात आपको बता दी है। सेकंड परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो राजस्थान में बांसवाड़ा, दानापुर में क्या किया जा रहा है? बनाया जा रहा है। ये तमाम जानकारियां आप लोगों से हमने इस सवाल पर डिस्कस की है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या है जरा देखो, यहां पर है सौर कृषि आजीविका योजना के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। हर सवाल को पहले मैंने सूजस बुलेटिन में आपको पढ़ाया है, उसके बाद पूरी डिटेल पर बहुत शानदार सवाल बनाने की मैंने कोशिश की है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको कितने अच्छे ढंग से याद करते हो और कितने दोस्तों के साथ अपनी इस क्लास के बारे में चर्चा करते हो, बताते हो कि इस तरीके के सवाल हम लोग डिस्कस करते हैं और आप उन सवालों को भी अपने मित्रों के साथ जो है वो डिस्कस करें। हाँ जी सर जी, पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है? पायलट प्रोजेक्ट ये होता है कि किसी व्यापक स्तर की जगह पर किसी चीज को इंप्लीमेंट करने से पहले एक छोटा अनुप्रयोग कर देख लिया जाए, वही पायलट प्रोजेक्ट है। तो चलिए यहां पर है सौर कृषि आजीविका योजना के संदर्भ में आपको सत्य कथन इसके संदर्भ में बताते हैं। 10 सवाल हम चर्चा करते हैं, उन सभी सवालों को अपने मित्रों के साथ चर्चा करिए ताकि लंबे समय तक वो आपको याद रहे। किसान या भूमि मालिक को इस कृषि योजना के तहत क्या किया जाता है? देखो, किसी किसान के पास या तो ऐसी भूमि है जिसका वो उपयोग नहीं कर रहा है, या कोई ऐसी भूमि है जो बंजर भूमि है, बंजर या क्या है अनावश्यक भूमि आप लोग कह सकते हो, अनावश्यक या फिर ऐसी भूमि है जो अनुपयोगी है। क्या है? अनुपयोगी। अनावश्यक तो नहीं कह सकते, अनुपयोगी मैं लिख सकता हूं यहां शब्द अनुपयोगी जहां पर क्या है कृषि कार्य नहीं किया जा सकता, अनुपयोगी भूमि है। इस प्रकार की बंजर या अनुपयोगी भूमि पर क्या लगाया जाए? सौर ऊर्जा की प्लेट लगा दी जाए, जिससे सौर ऊर्जा का क्या किया जा सकता है? उत्पादन किया जा सकता है मेरे दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है, ये सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए राजस्थान सरकार ने एक योजना शुरू की है, जिसमें इन दोनों व्यक्तियों को मिला दिया जाएगा। एक इसके लिए तो बड़ा पैसा वाला आदमी चाहिए और जमीन के लिए भूमि वाला आदमी चाहिए। ठीक है, अनुपयोगी भूमि वाला भी क्या चाहिए? आदमी चाहिए। जिसके पास पैसा उसके पास भूमि नहीं है, जिसके पास भूमि है उसके पास पैसा नहीं है,
ऐसे लोगों का आपस में मिलान करने के लिए राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री सौर कृषि आजीविका योजना की क्या की है, शुरुआत की है। अब दोनों को मिला दिया जाएगा। राजस्थान सरकार कहती है आपको मिला तो हमने दिया, आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, पहले हमारी साइट पर आकर दोनों तब मिल पाओगे और इसके लिए हम दोनों से पैसा लेंगे। राजस्थान सरकार ने इसके लिए क्या किया है, किसान या भूमि मालिक को पंजीकरण कराने के एवज में प्रति फॉर्म के हिसाब से उसे 1180 यानी 1180 रुपए उसे पंजीकरण के देने होंगे और ये प्रत्येक पंजीकरण का है। एक रजिस्ट्रेशन कराओगे आप तो आपको इतने रुपए उसमें देने होंगे, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद में याद रखिएगा, अनुपयोगी या बंजर भूमि पर सौर परियोजना लगाने वाले या प्रयोजक जो है उसको पंजीकरण शुल्क के रूप में 5,900 रुपए क्या करने होंगे, देने होंगे और वो भी एक साथ देने होंगे, उसमें किसी भी किस्त की व्यवस्था नहीं है। पंजीकरण यानी जो संयंत्र लगाना चाहता है सौर ऊर्जा का उसको 5,900 रुपए एक पंजीकरण पर देने होंगे और किसान भी अगर पंजीकरण कराना चाहता है कि मैं अपनी जमीन की भूमि जो है वो किसी न किसी अनुबंध के तहत किराए पर उस व्यक्ति को देना चाहता हूं तो उस व्यक्ति को 1,180 यानी 1180 रुपए उसको देने होंगे। तो ये दोनों कथन आपके इसके संदर्भ में क्या है, सत्य हैं। यहां पर यह बात आपको समझ लेनी है कि ये दोनों कथन ही आपके इसके संदर्भ में क्या है, सत्य। 5,900 और 1180 रुपए उसको देने होंगे। लेकिन सामान्य परीक्षाओं में इतना ही सवाल आएगा, सौर कृषि आजीविका योजना का संबंध किससे है, तो ये भी मैंने आपको पहले की कई परीक्षाओं में बताया है कि जिसके पास भूमि है उसके पास संयंत्र लगाने को पैसा नहीं है और जिसके पास संयंत्र लगाने का पैसा उसके पास भूमि नहीं है। तो दोनों के पास यानी ये भूमि खरीदना नहीं चाहेगा जो संयंत्र लगाने वाला है, क्योंकि उसको पता है कुछ समय के बाद है ना यहां पर उत्पादन अगर मैंने बंद कर दिया तो भूमि का मैं क्या करूंगा इस क्षेत्र में। तो राजस्थान में आपको पता है 325 दिन जो है वो मेरे दोस्त 310 दिन मान लीजिए या 325 दिन के आसपास 300 से अधिक दिन ऐसे हैं जहां सौर ऊर्जा की विपुल संभावनाएं। इसको ध्यान में रखते हुए आपको पता है राजस्थान के एनटीपीसी कंपनी के द्वारा जैसलमेर के नोक में, कहां पर, जैसलमेर के किस क्षेत्र में, नोक क्षेत्र में क्या किया गया है, 735 मेगावाट जो है इसका एक ऊर्जा संयंत्र यहां पर लगाया गया जिसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। और अभी हाल ही में आपको पता होगा पुंगल के अंदर, पुंगल कहां है सर, बीकानेर में, पुंगल बीकानेर के अंदर क्या किया गया है, कोल इंडिया जो कंपनी है, कौन सी इंडिया कंपनी है, कोल इंडिया कंपनी, इस कोल इंडिया कंपनी के द्वारा क्या किया गया है अभी हाल ही में मेरे दोस्तों, ये समझौता किया गया है कि 2000 मेगावाट का सौर ऊर्जा का उत्पादन हम राजस्थान के अंदर करने वाले हैं। ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल आपके क्या है जरा देखिएगा। हाँ जी, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर जो आया है वो जरा ये है कि भैया हाल में मुख्यमंत्री ने किस स्थान पर लाइट एंड साउंड शो के लिए 8.4 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है जिसकी घोषणा बजट 2022-23 में की गई थी, ये भी जरा बताइएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री ने किस स्थान पर लाइट एंड साउंड शो के 8.4 करोड़ रुपए की लागत से वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है जिसकी घोषणा बजट 2022-23 में की थी कि राजस्थान में इन स्थानों पर हम लाइट एंड साउंड शो शुरू करेंगे। वर्ष 2020-21 में भी राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा मेरे दोस्तों 5 से अधिक स्थानों पर राजस्थान में क्या किया गया था, लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत यहां पर की गई थी। चलिए जरा अगला बताइएगा क्या सवाल है। जिन मित्रों ने ए जवाब दिया उन सबका गलत जवाब है। ये जवाब जिन्होंने भी दिया है वो गलत जवाब है। इसका सही जवाब मेरे दोस्तों क्या है आपको पता होना चाहिए। मेरे मित्र ने यहाँ सवाल का जवाब देना था वो तो भूल गया, टोंक, जैसलमेर, अलवर ऐसे ही लिख दिया, लेकिन इसका सही जवाब जो है वो डीग के महल है मेरे दोस्तों। क्या है इसका सही जवाब? ये भी नहीं है, मंडोर वाला भी, टोंक भी नहीं है, जैसलमेर भी नहीं है, अलवर भी नहीं है, इसमें से कोई सा भी सही जवाब नहीं है। इसका सही जवाब मेरे दोस्तों कौन सा है? अभी हाल ही में भरतपुर के डीग के जो महल है, भरतपुर जो है, भरतपुर में क्या है, डीग महल जो है, क्या है, डीग महल जो है, इसका यहां पर क्या किया गया है, घोषणा की गई है। मैंने घोषणा के बारे में, वित्तीय स्वीकृति दी है ये पूछा है, मैंने ये नहीं कहा कि उद्घाटन किसका किया गया है। ये उद्घाटन कर दिया गया है मेरे दोस्तों। ये क्या कर दिया गया? उद्यान जो है, मंडोर उद्यान के अंदर लाइट एंड साउंड शो जो है इसका उद्घाटन अभी हाल ही में कर दिया गया है मेरे दोस्तों। कब? 13 नवंबर को, 13 नवंबर 2022 को इसकी तो शुरुआत ही कर दी गई है। वित्तीय स्वीकृति तो कहां बच गई? अब आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, हाँ जी। ये क्या है कि मैंने ऑप्शन सही लिख कर दिए थे, लेकिन टाइप मास्टर जो होते हैं वो आपको पता है भाई, है ना, उसने ऐसा कर दिया है। तो हमारे मास्टर साहब जो हैं उन्होंने ऐसी गलती की है। यहाँ पर एकदम सही ऑप्शन मैंने दिए थे, लेकिन उन्होंने टोंक, जैसलमेर, अलवर पता नहीं कहां से छाप दिए हैं, ये मुझे भी जानकारी में नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन एकदम सही कर देता हूँ। इस टोंक की जगह मैं लिख देता हूं कौन से स्थान। मैंने बहुत शानदार ऑप्शन इसके दिए थे जिससे आपको सारी बातें क्लियर हो जाए, लेकिन भगवान जाने उनको क्या ख्याल आता है कई बार
तो यहां पर मैं लिख देता हूं कौन सा, डीग महल भरतपुर, डीग महल भरतपुर, डीग महल क्या है, भरतपुर है, जहां पर इसकी क्या की गई है, शुरुआत की गई है, ऐसा ऑप्शन आएगा। इसके अलावा अगला ऑप्शन भी मैं चेंज कर देता हूं, यहां पर है मीरा स्मारक जो है वो मेरे दोस्तों आपको पता है कहां पर है, मीरा स्मारक कहां पर है जरा बताइए, मीरा स्मारक जो है वो कहां पर है, मेड़ता का नाम आपने सुना होगा। यहां पर अगला ऑप्शन मैं लिख देता हूं मीरा स्मारक, मीरा स्मारक जो है ये कहां पर बनाया गया है, तो ये मेड़ता के अंदर बनाया गया है और वहां पर भी लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत जो है वो की गई है। इसके अलावा अगला ऑप्शन मैंने दिया था, आपको पता है कि कौन सी जगह पर ऐसा किया गया है, तो आमेर महल जो है, कुंभलगढ़ दुर्ग है, आमेर महल है, इन सब जगह जो है वो लाइट एंड साउंड शो की व्यवस्था है। अल्बर्ट हॉल है, यहां पर लिख देता हूं आमेर महल, आमेर महल जो है यहां पर भी क्या की गई है, इसकी शुरुआत, आमेर महल कहां पर है, जयपुर में है। इसके अलावा कुंभलगढ़ दुर्ग है, इसके अलावा अल्बर्ट हॉल है, इन सभी जगह पर मेरे दोस्तों क्या किया गया, लाइट एंड साउंड शो की व्यवस्था की जा रही है। ठीक है, हाँ जी, तो ये सब याद रखना है। मैंने लिखा है लगभग 8 करोड़ रुपए की राशि से ही मंडोर जोधपुर में भी शुरू किया गया, लेकिन इसका उद्घाटन कर चुके हैं, यहां इसकी शुरुआत कर चुके हैं 13 नवंबर 2022 को। और मैंने पूछा है कि 8.4 करोड़ रुपए की अभी वित्तीय स्वीकृति दी है, और जिसकी घोषणा बजट 2022-23 में की गई थी, अभी वित्तीय स्वीकृति हुई है, अभी उसकी शुरुआत नहीं हुई है, बल्कि क्या हो चुका है, मंडोर जोधपुर का उद्यान का जो था उसकी शुरुआत कर दी गई है मेरे दोस्तों। तो ये सब बातें आपको परीक्षा की दृष्टि से क्या करना है, थोड़ा ध्यान रखना है। डीग महल भरतपुर में और मीरा स्मारक जो है यहां पर भी, और आमेर महल यहां पर भी, इन सब जगह तो शुरू हो चुका है, लेकिन डीग महल की अभी हाल ही में वित्तीय स्वीकृति हुई है, वहां पर अभी शुरुआत नहीं की गई है मेरे दोस्तों। ये सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 9 चल रहा है और अभी 10वें सवाल पर हम लोग बातचीत करेंगे। चलिए, आज का 10वां सवाल क्या, अभी इस सवाल पर भी मुझे बहुत सारा ये देखिए, इस 10वें सवाल के ऑप्शन ही उसने 9वें में डाल दिए, तो अब क्या कर सकते हैं, बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, हमने चेंज कर दिए ऑप्शन। चलिए, अगला सवाल आपके सामने है, ये सवाल नंबर है 10 और 10वें सवाल पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। हाँ जी सर, रोल गिदोल हो गया आखिरकार, क्या हो गया रोल गिदोल सैंडी वर्मा जी, चीजें एकदम क्लियर और ट्रांसपेरेंट तरीके से आपको सारी बात बताई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ऐसा है तो क्या कर सकते हैं। 66वीं राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता की शुरुआत कहां पर की गई है, 66वीं इसकी बात करें, बास्केटबॉल प्रतियोगिता, आज ही आपको बताया बास्केटबॉल प्रतियोगिता। देशीय भरतपुर में जूडो प्रतियोगिता, जूडो प्रतियोगिता, राज्य स्तरीय 66वीं जूडो प्रतियोगिता का आयोजन जो वो भरतपुर में हो रहा है मेरे दोस्तों। टोंक के लावा में किसकी शुरुआत की गई है, टोंक के लावा में हॉकी प्रतियोगिता जो है उसका आयोजन किया जा रहा है, 66वीं हॉकी प्रतियोगिता। इसके अलावा जैसलमेर इसका सही जवाब है, जैसलमेर में 66वीं बास्केटबॉल राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। इसके अलावा अलवर में अगर बातचीत की जाए तो अलवर में बास्केटबॉल के अलावा मेरे दोस्तों फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, किसका, फुटबॉल प्रतियोगिता जो है इसका आयोजन हो रहा है। शायद आपको ये सब बातें समझ में आ रही होगी कि, ठीक है, हाँ जी, तो चलिए, जूडो प्रतियोगिता और फुटबॉल प्रतियोगिता, 66वीं हॉकी प्रतियोगिता, और जो ये किस विभाग द्वारा आयोजित की जा रही है, अगर आपसे कोई ये पूछे तो आप सही जवाब इसका नहीं दे पाओगे, मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित होती है। किस विभाग द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित होती है, खेल विभाग द्वारा इसका आयोजन नहीं किया जाता, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसमें 17 आयु वर्ग जो है, 17 आयु वर्ग और 19 आयु वर्ग जो है, 2 वर्गों की सभी प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही है। 19 आयु वर्ग और 17 आयु वर्ग की प्रतियोगिताओं का क्या किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है। तो ये मैंने सभी आपके सामने लिख दिया है कि भाई साहब, पहला भरतपुर, टोंक, जैसलमेर और अलवर, 66वीं जूडो प्रतियोगिता भरतपुर में, हॉकी प्रतियोगिता लावा टोंक में, और बास्केटबॉल प्रतियोगिता जैसलमेर में, और फुटबॉल प्रतियोगिता जो है वो कहां पर आयोजित हो रही है, ये अलवर में आयोजित हो रही है। इन तमाम जानकारियों को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ये आज के 10 सवाल थे। अब मैं 1 मिनट में आपके सामने सारे सवाल रख देता हूं, क्या क्या बातचीत आज हमने की है वो सब आपको याद कर लेनी चाहिए। करंट अफेयर्स 21 नवंबर 2022 का पहला सवाल था, अंतरराष्ट्रीय बाल दिवस के अवसर पर डिजिटल बाल मेला यूनिसेफ के सहयोग से विशेष बाल पंचायत का आयोजन अभी हाल ही में
जयपुर में किया गया है और इसमें पंचायती राज विभाग के मंत्री जो हैं वो श्री रमेश मीणा जी ने क्या किया था, भाग लिया था। ये आपको ध्यान रखना। यूनिसेफ और डिजिटल बाल मेला के सहयोग से बाल पंचायत का आयोजन किया गया। मैं भी सरपंच हूं, इस पहल की शुरुआत अक्टूबर में 2 अक्टूबर को नागौर से की गई थी। इसके बाद में है भारत सरकार द्वारा दिल्ली में स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 के तहत राजस्थान के जो है वो 2 विद्यालय, एक टोंक का और एक भीलवाड़ा का, उनको जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किए जाने की घोषणा की गई है मेरे दोस्तों। इसके बाद में राजस्थान में जो स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल पनवाड़ा टोंक का है और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जो कि गंगापुर भीलवाड़ा का है, उन दोनों विद्यालयों को क्या किया जाएगा, राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना के तहत जो है वो महिलाओं को रोजगार देने वाले जो रोजगार या नियोक्ता जो है उनको महिलाओं के प्रशिक्षण हेतु राजस्थान सरकार के द्वारा 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता जो वो उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद में अगर अगली बातचीत की जाए तो राजस्थान सरकार ने राजस्थान राज्य गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड का गठन करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इस बोर्ड में मेरे दोस्तों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित कुल 7 मेंबर होंगे, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य इसके अंतर्गत शामिल होंगे। हाल ही में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान की शुरुआत राजस्थान के मेवाड़ की धरा जो उदयपुर है वहां से इसकी शुरुआत की जा रही है। इसके बाद में 19 नवंबर 2022 को पूर्व प्रधानमंत्री जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उसकी 105वीं जयंती पर राजस्थान में शांति एवं अहिंसा निदेशालय के पहल पर राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण शिविर का आयोजन 3 दिवसीय शिविर तिवरी जोधपुर में आयोजित किया जा रहा है। उसी के बाद है सौर कृषि आजीविका योजना में जो भाग लेने वाले किसान और जो संयंत्र लगाने वाले लोग हैं उनके लिए राजस्थान में क्या किया गया, किसान को पंजीकरण कराने के लिए 1180 रुपए और जो परियोजना लगाने वाला व्यक्ति है उसको पंजीकरण शुल्क 5,900 रुपए राजस्थान सरकार को देने होंगे। इसके बाद में है हाल ही में मुख्यमंत्री ने किस स्थान पर लाइट एंड साउंड शो के लिए 8.40 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की स्वीकृति दी है, तो डीग के भरतपुर महल में लाइट एंड साउंड शो की बजट में घोषणा भी हुई और इतनी राशि स्वीकृत कर दी गई है। मंडोर जोधपुर में अभी लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत 13 नवंबर 2022 को की गया था, यह भी आपको मालूम रहे। और अंतिम सवाल 66वीं राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन जैसलमेर में साले मोहम्मद जो है, क्या है, साले मोहम्मद अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय साले मोहम्मद, उन्होंने इसका क्या किया है, शुरुआत कर दी है। अल्पसंख्यक मामलों के ये क्या है, मंत्री हैं, अल्पसंख्यक जो मामलात मंत्री हैं उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। भरतपुर में जूडो प्रतियोगिता, टोंक में हॉकी प्रतियोगिता और अलवर में फुटबॉल राज्य स्तरीय 66वीं प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। दिनेश कुमार जी, बिजारनिया सर को कल भी हमने और राज जी को कल भी आपका राम राम पहुंचा दिया है, तो आज वापस पहुंचा देंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास से जुड़ने के लिए। आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास से एक बार पुनः आप कुछ सीखे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद है। और पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उसकी चिंता नहीं करें। तो आप सभी से मिलते हैं कल सुबह की क्लास में वापस। आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद है जी। कल्चर के सबके सवाल लेकर आएंगे, लेकिन समय की सीमा मर्यादाओं को ध्यान में रखना है क्योंकि आगे भी लगातार क्लासें हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक यू दोस्तों।